गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है क्या? सॉरी। एक बार कमेंट करके बताइएगा आवाज़ आ रही है क्या? उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है आज। मैं ज़्यादा ज़्यादा इसलिए मैंने केटीजी को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहता तो एक पार्ट में इसको कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं 2 घंटे की क्लास ले नहीं पाऊँगा, इसलिए सोचा कि चलो एक आधे पार्ट में करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे केटीजी को, क्योंकि देखो केटीजी में पिछले साल क्वेश्चन आए हैं, अच्छे क्वेश्चन आए हैं और वो आपको पता चलेगा। और मैंने वो क्वेश्चन पिछले साल 12th वालों को और टारगेट वालों को करवाए थे और बोला भी था कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना, और फिर भी गधेरों ने नहीं किया, और ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एक बार सबको ही बताइएगा कितने लोग, अभी 9 लोग ही प्रेजेंट हैं। ये बहुत गलत बात है यार। अगर आप लोग लाइव सेशन में रहते हो, बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे, अब लाइव सेशन में आप लोग रहते हो 8-9 बच्चे। इससे क्या होता है कि मान लो कि अगर आपको कोई डाउट आया ये चैप्टर, जैसे तुम्हें पता है कि पूरे हीट में सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही चैप्टर है, कैलोरीमेट सॉरी केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। कई जगह दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है, तो मैं केटीजी को अलग पढ़ाता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स को अलग पढ़ाता हूँ। और जब तुम्हें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है केटीजी और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स देखता हूँ, जैसे कार्तिकेय सर ने आप लोगों को करा रखा है थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोगों की जैसी राय होगी, अगर आप लोग बोलोगे कि सर आप थर्मोडायनेमिक्स का आप अपने तरीके से रिवीजन करवा दो, तो मैं करा दूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर, सर ने करा दिया तो आप छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये आप खुद ही बताओगे, अभी कमेंट करके बताना। और बाद में भी आप लोग मुझे पर्सनली, जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग खुद बताइएगा क्या मैं मतलब, या नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना, क्या बोलते हो, जब केटीजी सेकेंड पार्ट में लूँगा तो उस नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना क्या मुझे थर्मोडायनेमिक्स को दोबारा लेना चाहिए, या फिर आप लोग ठीक हो, मतलब सर आप क्वेश्चन बस करा दीजिए थर्मोडायनेमिक्स का। जो आप लोगों की तरफ से ओपिनियन होगा मैं उस हिसाब से चलूँगा थर्मोडायनेमिक्स के लिए। केटीजी 2 पार्ट में आएगा। आज हम लोग थोड़ा सा प्रेशर वेरिएशन वाले इक्वेशंस तक देखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो मेन टॉपिक है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, धीरे बोल रहा हूँ इसलिए शायद आवाज़ कम आ रही होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, आवाज़ इसलिए कम आ रही होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तेज़ तो बोल नहीं रहा हूँ मैं, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा सा धीरे आ रही होगी। आवाज़ तो आ रही है ना, माइक से ही आ रही है, चलिए ठीक है। दूसरा ये है कि मैं आपको ये बोलूँगा कि ये चैप्टर जो है अपने आप में ठीक अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन से आते हैं। तो देखो इस चैप्टर में सबसे पहला पार्ट जो है पोस्टुलेट्स का। ठीक है, आप लोग एक पर्सनल ओपिनियन मुझे दे दीजिएगा कि सर थर्मोडायनेमिक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मेनली पूछूंगा, तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं केटीजी पार्ट 2 में, क्योंकि वो पोर्शन रियली में इम्पॉर्टेंट है। देखो मेरा कई बार मतलब, अब जो भी बोलो, कि मैं जो कई बार जो चीज़ प्रिडिक्ट करता हूँ कई बार सही हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ओपिनियन है कि नेक्स्ट मतलब जो आप लोग जेई एडवांस दोगे उसमें केटीजी पार्ट 2 में जो मैं करवाऊंगा थ्योरी पोर्शन, उससे एक क्वेश्चन आपके आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि जैसा ट्रेंड मैंने देखा है कि उस पोर्शन से अब आएगा क्वेश्चन अगले साल, इस साल। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आप लोग प्रेजेंट रहिएगा सभी को, उसमें फिर हम लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे। चलो ठीक है, ये तो हो गई बात कल की बात। कल देख मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट रहें, जितना बजे वाला मेरे वही सेशन रहे। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे केटीजी की पोस्टुलेट्स की। तो सबसे पहले मैं बहुत पोस्टुलेट्स जो लोग लिखना चाहेंगे जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, मैं कोई पर्सनली आपको लिखा नहीं रहा हूँ, बोलूँगा। मैंने जानबूझ के एक बच्चे का नोट्स लेके आया है, उसको मैंने लिखवाया था ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसको एक बार पढ़ दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। पोस्टुलेट्स देखो, हम लोग एक्चुअली में जो अगर तुम देखो तो हमारे जितने भी गैस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो रियल गैस होते हैं। अब रियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस क्या होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि गैसेस जो है ये बिहेवियर शो करेगी। एक्चुअली में ऐसा ऐसा होता नहीं है, जो हम लोग पोस्टुलेट्स मान रहे हैं एक्चुअली में ऐसा रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
तो ये आप मान के चलिए कि हम लोग इन अजम्पशंस को मानते हुए आगे गैसेस स्टेट मतलब डेट इज केटीजी पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड लिंक होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो रियल गैस और आइडियल गैस होते हैं। आइडियल गैस क्या होता है ये अभी आप लोगों को समझ में आएगा। उसी के लिए पोस्टुलेट से एक गैस में कौन कौन सी पोस्टुलेट्स मान लें तो उसको आइडियल गैस बोल देंगे। तो पहला होता है कि अगर एक ही तरह की गैसेस है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब आइडेंटिकल होंगे। अगर O2 का एक दूसरा O2 का मॉलिक्यूल्स है तो वो एक जैसा होगा। और नॉर्मली अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर गैस है तो सिंपल सी बात है हम लोग उसको स्फेरिकल इन शेप मानेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ याद ही होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 90% बच्चे तो ये तो जानते ही होंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आप मुझे ये बताएंगे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या, यहाँ पी और भी क्या है? कई लोग बोलेगा कि सर ये क्या मजाक वाली बातें कर रहे हो, पी तो प्रेशर होता है, वी तो वॉल्यूम होता है। नहीं, इसमें कुछ कुछ आप बताइए कि नहीं। एक्चुअली में हम लोग बोल तो देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, लेकिन एक्चुअली में पी और भी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, प्रेशर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इन टर्म्स ऑफ गैस में, प्रेशर क्या होता है, भी यहाँ पे वॉल्यूम हम बोले हैं, कौन सा वॉल्यूम, असल में पी भी जुकसनाटी में भी क्या होना चाहिए। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये आप सोचिए थोड़ा सा कि पी भी में पी और भी असल में क्या है। एना का मतलब तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मोल जो है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है ये भी आप बताइए कि टेम्परेचर ऑफ गैस का क्या मतलब होता है। तो ये सब सारी चीजें मैं आपसे तीनों चीजें पूछ रहा हूँ कि असल में यहाँ पे पी भी एन और टी का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहला मैं बात करता हूँ प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, अगर किसी कंटेनर के अंदर रखोगे या कहीं पे भी गैस है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस किस तरीके से आप डिफाइन कीजिएगा, तो समझिएगा पी होता है प्रेशर ऑफ गैस का मतलब आप इस तरीके से समझो कि मान लो कि आप एक कंटेनर के अंदर गैस रखे हो तो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर का क्या मतलब होता है, अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करूं तो मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस पे हमने फोर्स लगाया, सपोज करो ऐसे करके, फोर्स ऐसे करके लगाया थीटा एंगल पे, तो आप ये समझिए कि प्रेशर हो जाएगा इस सरफेस पे, ये हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया। मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया इज द प्रेशर एट द सरफेस। समझ रहे मेरी बात को? फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये समझिए फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर फोर्स परपेंडिकुलरली ही लगा रहे हो तो उसका कोई कंपोनेंट क्या आएगा, यही कंपोनेंट ही आएगा, एफ ही आ जाएगा। समझ रहे हो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होंगे एक इधर होंगे, तो ये वाला कंपोनेंट आपको लेना है। तो फोर्स असल में प्रेशर क्या होता है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझो कि होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी वॉल के साथ वो रैंडम मोशन में होते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, और जो उसके पास जो उस गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसी का मेजरमेंट असल में टेम्परेचर होता है। तो मतलब और ये समझो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब अगर एक्चुअली देखा जाए तो अगर आपको याद होगा तो तुम इसको इस तरीके से समझो, अगर सॉलिड है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है। अब वही मॉलिक्यूल्स अगर पहले बंधा हुआ था तो वो वाइब्रेट करेगा, अगर वो सॉलिड से निकल के गैसेस फेज में आ चुका है तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट थोड़ा करेगा, मूव करने लगेगा। दैट इज व्हाट। तो इसको आप इस तरीके से बोलते हो, गैस के टर्म में आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जितना ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर होगा इसका मतलब उस गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ रहे मेरी बात को? ओके, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर, और आपने टेम्परेचर को तो आपने समझ लिया कि टेम्परेचर असल में किस चीज का मेजरमेंट होता है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है एक तरीके से, बाद में आपको समझ में भी आ जाएगा जब इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है प्रेशर। प्रेशर को हम लोग इस तरीके से समझो कि पर सेकेंड होता क्या होगा कि अगर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स मोशन में है
तो ये क्या होगा कि सभी वॉल्स के साथ टकराएगा, इसका रैंडम मोशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये मॉलिक्यूल्स खुद में भी टकरा रहे होंगे और साथ साथ वॉल्स के साथ भी टकरा रहे होंगे। अगर वॉल्स के साथ टकरा रहे होंगे तो अगर न्यूटन्स सेकेंड लॉ अगर आपको याद होगा फोर्स का, तो आपको ये पता होगा कि रेट ऑफ मोमेंटम चेंज को हम लोग फोर्स बोलते हैं। किस रेट से मोमेंटम का चेंज हो रहा है या किस रेट से मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये समझिए कि जब ये टकराएगा, अगर तुम खुद सोचो गैसेस मॉलिक्यूल्स आई, इसके पास मोमेंटम है एम बी, फिर टकरा के जब वापस आई, ऑब्वियस सी बात है हम लोग इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, तो इसके पास वेलोसिटी, फिर वही वेलोसिटी पलट जाएगी, तो मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा 2mv। तो इसी तरीके से जब गैसेस मॉलिक्यूल्स किस वॉल्स के साथ टकराएंगी तो उसका मोमेंटम में चेंज आएगा। तो रेट ऑफ मोमेंटम चेंज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर, इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर ऑफ ऑन द वॉल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल। तो मतलब प्रेशर ऑफ द गैस को आप इस तरीके से समझ सकते हो, पर सेकेंड गैसेस मॉलिक्यूल्स के द्वारा किसी एक कंटेनर के पर यूनिट एरिया में कितना मोमेंटम का चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट प्रेशर। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपका हो गया प्रेशर। V क्या होता है? V एक्चुअली में आपका होता है, V होता है फ्री स्पेस अवेलेबल, फ्री स्पेस। अच्छा, फ्री स्पेस क्या हो जाएगा? मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अच्छा तुम समझो, एक गैसेस मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से n मोल है, तो आप लिखोगे n a इंटू एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये आपका हो जाएगा पाई स्मॉल आर क्यूब, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, मतलब कलेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। मतलब ये असल में जो आप पीवी टी में भी लिखते हो, ये असल में होता है कितनी फ्री स्पेस एक पर्टिकुलर गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल है, ये होता है आपका वॉल्यूम। ये आपका होता है वॉल्यूम। तो अच्छा एक बात बताना, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, अब सुनना मेरी बात को, अगर आप किसी कंटेनर में मानो तो होता क्या है एक्चुअली में, हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट ये है, सेकेंड पॉस्टुलेट से ही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम लोग मान लेते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हो, ठीक है, या फ्री स्पेस को हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर कर लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो सेकंड पॉस्टुलेट ये बोलता है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, किसी भी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा छोटा है। मान लो कि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन d है और उसका रेडियस स्मॉल आर है, एक मतलब मॉलिक्यूल्स का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि रेडियस इज मच मच लेस देन कैपिटल डी, मतलब कि जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसके साइज से बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स को अगर तुम देखो तो इस यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स होगा, ये बहुत ज्यादा इसके बीच का जो सेपरेशन होगा वो इसके साइज से बहुत ज्यादा दूर होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसका कलेक्टिव वॉल्यूम निकालोगे तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो हम लोगों ने वी फ्री निकाला था, जो वो होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं भी फ्री स्पेस जो अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स वो आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो जाता है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के पास जो फ्री स्पेस मूव करने के लिए है वो पूरा का पूरा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। समझ रहे हैं? तो ये आपका V का मतलब होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि भैया एडवांस है। गलती से अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए तो सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए कि असल में एक्चुअली में। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो रियल गैस इक्वेशन में भी माइनस समथिंग करते थे, भी माइनस समथिंग करते हैं, तो भी माइनस समथिंग करने का क्या रीजन होता है, उसमें हम लोग ये मानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का कुछ, गैसियस जो मॉलिक्यूल्स है उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा। आई थिंक आपकी केमिस्ट्री में रियल गैस है, तो रियल गैस है तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि भी माइनस समथिंग करते हैं। तो भी माइनस समथिंग क्यों करते हैं? हम ये मानते हैं कि फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है, उस चीज को हम लोग वहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर आप रियल गैस इक्वेशन को थोड़ा बहुत भी जानते हो तो वहां से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये तो हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट्स हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उनके साइज से बहुत ज्यादा
ज़्यादा होता है। इससे आप ये इसी से मतलब एक तरीके से बोलो एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब एक इसी से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि जो फ्री स्पेस होगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो जाएगा, जो मतलब कि पीवीजी क्वेश्चन में जो भी लेते हैं वो इसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, एक कंटेनर है, इसमें 1 मोल हीलियम है, 10 मोल हाइड्रोजन है, तो बोला जाए कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा भैया, तो अगर इसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है अगर इस कंटेनर का, तो इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ऐसा नहीं मानेंगे कि 1 मोल हीलियम ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है या 10 मोल H2 ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, बाकी के वॉल्यूम इसके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा कलेक्टिव वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल होगा, इसका भी कलेक्टिव वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूज भी किया है, लेकिन आप लोगों को आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट्स क्या है? तीसरा पोस्टुलेट्स ये बोला जाता है कि पहला पोस्टुलेट्स क्या था, मैं एक बार बोल देता हूँ। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल एंड स्पेरिकल इन शेप। पहला तो ये था। दूसरा पोस्टुलेट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसको मैं पढ़ देता हूँ। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एंड एवरेज सेपरेशन between molecules are very large compared to their dimension, that is volume of gaseous molecules are negligible as compared to container volume। ये मैंने सेकेंड पोस्टुलेट्स के बारे में आपको बता दिया। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है? molecules always Newton's law of motion during motion and they don't interact each other during motion, they only interact during collision। मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे मान लो कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल जो है, ऑब्वियस सी बात है कोई भी मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के मिलके बने होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने होते हैं। अगर समझना, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर में चक्कर लगा रहे हैं एटम न्यूक्लियस के चारों ओर, तो अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स आसपास आएंगे तो सिंपल सी बात है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाए या रिपल्सन हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये तो होगा ही, क्योंकि ये बना तो है आपका इसका चार्ज पार्टिकल का ही। तो हम ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो मतलब ये एक तरीके से न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअली में न्यूट्रल बोलोगे कि सर एटम तो न्यूट्रल ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में इंटरेक्शन क्यों होगा? तुम डाइपोल की तरह सोचो कि अगर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो एक चार्ज पर एक दूसरा सेम एटम इसके साथ आया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह के फोर्सेस पेयर बन रहे हैं। अब जो चीजें डोमिनेट करेगी उसी के हिसाब से ये दोनों अपना बिहेवियर शो करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से इनके बीच में अगर या तो हो सकता है नेट इंटरेक्शन हो जाए, मतलब अट्रैक्शन हो जाए, या तो रिपल्सन हो जाए। अगर अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कुछ आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन हो जाए तो उसके कारण मतलब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है और रिपल्सन के लिए इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आती है। आप लोगों को आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा आइडिया होगा, तो मैं उसी से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। मतलब इस सिस्टम का, यानी गैसियस सिस्टम का, या सब मान लो कि गैसियस सिस्टम बहुत सारे गैसियस पेयर्स बनेंगे। आप खुद सोचो ना, जब आपको इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ता था तो बहुत सारे पेयर्स बना के आप करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे इस तरीके से पेयर्स बनेंगे, तो कुछ उसका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बनता भैया, कुछ तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बनता। लेकिन आपने मान ही लिया ऐसा कि भैया कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। कोई चीज जब नहीं होगी तो उसके पास कौन से फॉर्म में एनर्जी हो सकती है? गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी भाई। तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो उसके पास एनर्जी नहीं है, तो दूसरा कोई फॉर्म में एनर्जी हो सकता है। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स के आपने ऐसा एज्यूम किया कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक्चुअली में इंटरेक्शन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे
चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मान रहे हैं कि इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो गया। तो किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास तीन ही फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। पहला हो सकता है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो रोटेट कर रहा हो अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसके पास रोटेशनल क्या हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि ये मूव कर रहा हो, ऐसे 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 मूव कर रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तीसरा क्या होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी। अब वाइब्रेशनल किस किस फॉर्म में होगा, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के केस में ही हो सकता है, क्योंकि सिंगल एटॉमिक थोड़ा ना वाइब्रेशन कर सकता है भाई, डायटोमिक होगा तभी वो अपने बॉन्ड्स के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी अब हो सकती है। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन हमने उसको शुरुआत में ही एजम्पशन मान के उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो इन तीनों फॉर्म में एनर्जी हो सकती है किसी भी एटम्स के पास, या किसी भी गैसियस एटम्स के पास, या मॉलिक्यूल्स के पास। अच्छा, अब हम लोग क्या मानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एनर्जी को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और एजम्पशन मान लिया कि भैया ऐसा करो कि वाइब्रेशनल को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि वाइब्रेशनल को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वाइब्रेशनल को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल असल में हाई टेम्परेचर पे जब चले जाता है तब वाइब्रेशनल एनर्जी सिग्निफिकेंट होता है। तो वाइब्रेशनल को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी वो ओनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, और काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्म है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो इसका मतलब याद रखिएगा, किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स की खुद की एनर्जी, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं, गैस के अंदर जो एनर्जी है, तो उसका वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है, या इसको सेल्फ एनर्जी भी बोल सकते हो। तो उस गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी वो ओनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी के दो टाइप्स है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो ये कई लोग बोल रहे हैं कि साला दिमाग खराब कर रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये जो थ्योरी पोर्शन में आपको बता रहा हूँ ना, इसी से अंत में पूरी की पूरी केटीजी एक्सप्लेन होगी। तो शुरुआत में भले ही आपको बोरिंग लग रहा होगा, गड़िया रहे होगे बहुत सारे, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को इतने डीप में थ्योरी नहीं पता था। अगर किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप समझिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आप पोस्टुलेट्स को समझ जाओगे तो फिर आप पूरी की पूरी केटीजी समझ जाओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये तो हमारा हो गया तीसरा या चौथा पोस्टुलेट्स। अब दूसरा क्या है, चौथा क्या है कि कोलिजन टाइम, जिसको आप बोल सकते हो कोलिजन कॉन्टेक्ट टाइम इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू सक्सेसिव कोलिजन टाइम। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, मैं तो इसको पढ़ ही देता हूँ, कोलिजन कॉन्टेक्ट टाइम इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आप समझो, टू सक्सेसिव कोलिजन का क्या मतलब है, जैसे बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, एक गैसेस मॉलिक्यूल से आया, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो एक बार ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, जैसे सपोज करो ये सेकेंड कोलिजन हुआ, तो फर्स्ट कोलिजन से सेकेंड कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कोई मॉलिक्यूल्स इतने टाइम के लिए रिलैक्स रहा है भैया, पहली बार टकराया और दूसरी बार टकराने के बीच में आराम कर रहा है, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स कर रहा है, वर्डिंग पे जाना, रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टकराने के टाइम, मतलब समझ रहे हो ना, जब दोनों पास आ रहे हैं तो टकराए, तो उस समय का जो बीच का, वो तो जस्ट एक इंस्टेंट की बात होगी ना, टकराया बस निकल लिया। तो वो जो टकराने की बात होती है, तो वो ये जो कोलिजन कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के टाइम का। तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि कोलिजन कॉन्टैक्ट टाइम मतलब जस्ट टकराया तो उस समय का कोई टाइम होगा, वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत कम होता है इन कंपेयर टू दो बार टकराने के बीच का जो टाइम होता है, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसको भी हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक बात समझिएगा कि पार्टिकल का जो मोशन होता है, मतलब गैसियस पार्टिकल या गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है। ये कैसे होता है, जिगजैग मोशन का क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे करके मोशन होगा एक मॉलिक्यूल्स का, ऐसे अगर मैं देखा जाए तो इस तरह का मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखो
तो इसमें एक पॉइंट, अगर हम एक और पोस्टुलेट्स मानना चाहें, या एक ये आगे के पोस्टुलेट्स का एक कंक्लूजन है कि अगर तुम इसको इस तरीके से सोचो, molecules is moving in straight line before collision and after collision. Due to this type of motion we called it Brownian motion, ये और zigzag motion. अब देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो जिस पाथ को फॉलो करता है, वो जो उसका पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. क्यों? अगर मान लो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल से आया, इससे आके टकरा गया, मूव कर रहा है, ये सब भी मॉलिक्यूल्स कुछ देर के लिए मान लीजिए कि रुका हुआ है जब ये मूव कर रहा होगा. तो ये जब आया, तो एक्चुअली में जब ये मॉलिक्यूल्स उसके पास आया, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन के कारण या तो ये ऐसे हो जाता या तो ये ऐसे हो जाता. लेकिन हम इंटरेक्शन जब मान ही नहीं रहे हैं, तो भैया ये सीधा इसके बगल से निकल जाएगा. जब ये इसके बगल से निकलेगा तो भैया स्ट्रेट लाइन ही पाथ बनेगा. स्ट्रेट लाइन पाथ कब तक बनेगा? जब तक टकराए ना. जैसे ही टकराए तो इसकी जो मतलब क्या बोलो, डायरेक्शन चेंज होगी. फिर ये यहाँ पे टकराए तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी. तो मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद जो इसका पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. और वो किस तरह का पाथ होगा? ये गया, यहाँ टकराया, फिर इधर घूम गया, यहाँ घूम गया, फिर यहाँ टकराया, घूम गया, ऐसे ऐसे करके. तो इसको, ये कौन सा मोशन होता है? ये जिगजैग मोशन होता है. इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात को? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. तो ये एक तरीके से बोलो पीछे वाले पार्ट का ये है. पीछे वाले पार्ट का कैसे? भैया जब कोई मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में जाएगा टकराने से पहले और टकराने के बाद उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये सब चीजें आपको डीप में पूछा जा सकता है. अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो बेटा डीप में इससे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा. समझ रहे हो ना? तो लग जाएंगे तुम्हारे अच्छे से लंका लग जाएंगे. अब तुम जो भी मान लो. अच्छा, उसके बाद और भी बोलते हैं हम. पोस्टुलेट्स क्या मानते हैं कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है हम गैसेस मॉलिक्यूल्स पे, वो उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि मास नेग्लिजिबल है. तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसको भी नेगलेक्ट करते हैं. दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है आइडियल गैस के लिए, वो टेम्परेचर और प्रेशर जो किसी भी कंटेनर के अंदर होता है वो थ्रू आउट द कंटेनर वो कांस्टेंट. ऐसा नहीं कि ऊपर का प्रेशर कुछ और होगा कंटेनर में, नीचे का प्रेशर कुछ और होगा. नहीं, हम लोग थ्रू आउट द प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी सब कुछ सेम मानते हैं. समझ रहे हो मेरी बात को? फिर पीवी इक्वल्स टू 90 हम लोग आइडियल मानते हैं कि सभी जो गैसेस हैं, जितनी भी गैस को हम लोग यूज करेंगे, मानेंगे वो सभी आइडियल गैस है, और सभी आपका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करता है. मतलब हम ये मान के चलेंगे, आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये मान के चलेंगे कि सभी गैसेस जो है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करेंगे. मतलब सभी जो गैसेस है वो आइडियल गैस ही है. तो ये जो अजम्पशंस हमने माने ये सारे आइडियल गैस के अजम्पशंस हैं. अच्छा, रियल गैस कब आइडियल? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में मैं बताने वाला था, आप टेंशन मत लीजिए. अब देखो रियल गैस असल में जो, अगर नॉर्मल गैस की बात की जाए, ये आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा? आप थोड़ा सा सोच के बताना मुझे. तुम तो खुद सोचो कि नॉर्मल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगा. तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. तो ये आप इसको कैसे समझ सकते हो? अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, समझना मेरी बात को, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इसको कुछ अदरवाइज में मत लेना. मान लो तुम बहुत धीरे धीरे चल रहे हो और सामने आपको बहुत सुंदर लड़की दिखी, तो तुम तो ऐसे देखोगे, हाँ ऐसे करके जाओगे. लेकिन वही तुम बहुत ज्यादा स्पीड दौड़ रहे हो और सामने में बहुत सुंदर हो लड़की है, तो तुम क्या करोगे? बिना देखे उसको निकल जाओगे, तुम पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. तो वही बात यहाँ पे कि गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो इसका इंटरेक्शन जो एनर्जी होगा उसके इन्फ्लुएंस में ये आ जाएगा. लेकिन वही अगर एक गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ रखा हुआ है और ये बहुत फास्ट निकल जाए, तो इसके इंटरेक्शन, भले इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन हो जाए, लेकिन इसके इंटरेक्शन के जाल में ये नहीं फंसेगा. समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इस मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए. स्पीड बहुत ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी उस गैसेस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होनी चाहिए. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ गैस. मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हाई होना चाहिए भैया. टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स तुरंत निकल जाएगा, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सामने कोई है कि नहीं. दूसरा कि दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो बहुत ज्यादा. अगर तुम्हें याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं. बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे तो फोर्सेस की वैल्यू या
इंटरेक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा घट जाती है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा घट जाएगी। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर तुम दो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर दोगे तो सिंपल सी बात है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। तो मतलब अगर दोनों के बीच में गैपिंग को बढ़ाना है, इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए आप बोल सकते हो हाई वॉल्यूम हाई टेम्परेचर। अगर किसी गैसेस मॉलिक्यूल्स का कोई गैसेस हाई वॉल्यूम पे है और हाई टेम्परेचर पे है तो उसका मतलब वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। तो समझ में आया थोड़ा सा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब चीजें समझ में आता है, ठीक ना? अगर तुम सिंपल सी बात है तुम्हारे और उसके बीच में गैपिंग बढ़ा दी जाए तो तुमको कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। ये भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मैंने पूरा का पूरा आपको पॉस्टुलेट जितने भी थे ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बस एक लास्ट पॉस्टुलेट्स बचा हुआ है। आप इस तरीके से समझो कि लास्ट पॉस्टुलेट्स ये बोलता है कि देखिए, जैसे आप लोगों को रेडिएशन में याद होगा कि कोई भी एक बॉडी जो रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी निकालता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकालता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो एनर्जी निकालता है उसमें अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो उसी तरीके से मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मान लो कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा नहीं होगा कि सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होगी। सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, मतलब डेट मींस काइनेटिक एनर्जी होती है, वो अलग अलग होती है। और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ, मतलब ये समझ लो ऑब्वियस सी बात, ये टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी हर या स्पीड भी चेंज होती रहेगी, क्योंकि जब कोलिजन्स होता है, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है या डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसका वेलोसिटी क्या रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हेड ऑन कोलिजन है या ऑब्लिक कोलिजन है, उस चीज पे भी उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो हम ये मानते हैं एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलता है और सर्टेन परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, मतलब वो जो सर्टेन परसेंटेज होता है ना वो फिक्स रहता है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ 10% मॉलिक्यूल्स जो है 10% जो मॉलिक्यूल्स है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इसके अंदर चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स मॉलिक्यूल से वो 10 मीटर पर सेकेंड से हमेशा चलेगा, नहीं। अब अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके बदले कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जिसका कम होगा या ज्यादा होगा, वो उसके जगह पे आ गया होगा। तो आप इस तरीके से समझिए, परसेंटेज फिक्स होता है कि 10% मॉलिक्यूल्स का 10 मीटर पर सेकेंड से चलेंगे, तो वो अपने आप में एक्सचेंज होता रहता है। तो आप इस तरीके से समझिए। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है? पूरा का पूरा पॉस्टुलेट्स मैंने आपको समझा दिया। और ये पॉस्टुलेट्स भले ही आपको आधे घंटे में मैंने समझाया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको काम देंगे, ठीक है। अब जो ये लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ये मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को आता है और कुछ बताने की यहाँ पे जरूरत है भी नहीं, ठीक है। ठीक, चलिए, प्रेशर वेशर के बारे में आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा। जैसे मान लो कि इसके अंदर पूरा का पूरा गैस रखा हुआ है, मान लो, और इस गैस की डेंसिटी अगर रो है, अगर या यहाँ पे फ्लूइड कोई रखा हुआ है, अगर बाहर की डेंसिटी पी नॉट है, तो यहाँ के बॉटम पॉइंट की डेंसिटी कितनी आ जाएगी? मुझे लग रहा है कि यहाँ की डेंसिटी की पी नॉट, प्रेशर जो होगी वो पी नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो पता होगा ना कि किसी एक फ्लूइड या गैसेस के नीचे अगर उसकी डेंसिटी रो है और ग्रेविटी को हम जी कंसिडर करें, तो रो जी एच उसका मतलब कि उसका ये होता है, प्रेशर नीचे जाने पर होता है। ये चीज़ तो आप लोगों को आई थिंक याद होगी। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम बोलते हैं हम लोग, 1 एटीएम प्रेशर को हम लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम के बराबर। मतलब ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो कि एक डिवाइस होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से एच जी को उल्टा पलट के रखते हैं, तो वो जो अपने बॉटम पॉइंट पे जो 76 सेंटीमीटर का एक ये हाइट बनाता है, 76 सेंटीमीटर का हाइट बनाता है एच जी कॉलम। तो एच जी कॉलम जो 76 सेंटीमीटर का हाइट बनाता है वो कैसे बनाता है? तुम ये समझो कि एटमॉस्फेयर यहाँ से की जो एयर से यहाँ पे प्रेशर डाल रही है, और फ्लूइड में आप लोगों को तो इतना ये पता होगा कि एक लेवल्स पे प्रेशर सेम होता है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में ना हो तो एक लेवल्स पे प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ से प्रेशर कौन दे रहा है? पी एटीएम, मतलब एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कौन डाल रहा है? ये पूरा का पूरा जो आपका मरकरी का कॉलम है ये प्रेशर डाल रहा है। तो पी ऑफ मरकरी कॉलम
जो प्रेशर मरकरी कॉलम के द्वारा जो डाला जा रहा है वो पी एटीएम के द्वारा डाला जा रहा है, मतलब उसके बराबर होगा। तो पी ऑफ मरकरी कॉलम देखा गया कि समुद्र के किनारे यानी सी लेवल पे आपका जो ये मरकरी कॉलम की जो हाइट रहती है 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर के बारे में और भी अच्छे से बताऊंगा, ये वैक्यूम होता है बैरोमीटर के अंदर, ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है वो थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो पी ऑफ एच जी को मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू पी ऑफ एटीएम। मतलब आपको ये समझिए कि 76 सेंटीमीटर की हाइट वाला जो मरकरी कॉलम अपने बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर लगा रहा होगा, वही प्रेशर जो होता है अर्थ का, मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सी लेवल पे लगाता है। आप ये समझो। तो कई बार इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से बोल दिया जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि 76 सेंटीमीटर का जो मरकरी कॉलम अपने बॉटम पे जो प्रेशर लगाता है वही प्रेशर गैस का है या प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर का। तो आप प्रेशर को ना मरकरी कॉलम के हाइट से भी रिप्लेस करते हो। जैसे कहीं पे आपको बोल दिया जाए कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो 26 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का क्या मतलब होगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। एक आप मरकरी कॉलम ले लो, उस मरकरी कॉलम की हाइट अगर 26 सेंटीमीटर है तो ये अपने बॉटम पे प्रेशर कितना लगाएगा, ये पी एच जी ये लगाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो रो इसका रो ऑफ एच जी कुछ होता है 13.6 होता है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, इंटू जी इसकी हाइट कितनी 26 सेंटीमीटर, 26 को आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रेशर आएगा यही प्रेशर गैस का प्रेशर के बराबर है। तो कई बार हम 26 सेंटीमीटर ऑफ एच जी को भी एज ए प्रेशर का वैल्यू ले लेते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या मतलब है। मतलब असल में ये है कि दिस हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी करने पर मुझे उस गैस का प्रेशर मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन हम उसको सेंटीमीटर में दिखा देते हैं। तो कई लोग ये भी बोलते हैं सर प्रेशर तो सर मतलब पास्कल में होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, इसको आप सेंटीमीटर ऑफ एच जी क्यों बोल रहे हैं? तो उसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो आपका ये मतलब होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो थोड़ा बहुत फ्लूइड का आपको आइडिया रहना चाहिए। तो थोड़ा बहुत फ्लूइड का आइडिया से मैंने बता दिया कि कोई भी एक फ्लूइड है तो उसके एच हाइट नीचे उसमें आपका प्रेशर क्या होता है वो आप लोगों को मैंने आइडिया थोड़ा बहुत देख दिया। अब हम लोग देखते हैं कि पीबी इज इक्वल्स टू एनआरटी के डिफरेंट फॉर्म। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीबी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो हेडिंग डाल लीजिएगा पीबी इज इक्वल्स टू एनआरटी इज डिफरेंस फॉर्म। पहला फॉर्म क्या है, जैसे अगर तुम ध्यान से देखो तो पीबी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। थोड़ा अब केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो पीबी जो कस्टोनालिटी में पीबी लिख सकते हैं। अच्छा एन को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये लिख सकते हो क्या? ध्यान से देखो, मास ऑफ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, यही तो लिखते हो। अगर तुमको बोल दिया 40 ग्राम आर्गन का आपको दे रखा है कि मास दे रखा है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 40 अपॉन 40। आई थिंक आर्गन का मॉलिक्यूलर वेट भी 40 ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो करते हो ना, तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस, दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू P प्रेशर ऑफ गैस इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन आरटी। तो यहाँ से आप एक नया फॉर्मेट में हम लोगों ने लिख लिया पीबी इक्वल्स टू एनआरटी को। याद रखिएगा बहुत सिंपल है, इसको अगर आप डिराइव भी करना चाहते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा याद रखिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आई थिंक इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि पीबी इक्वल्स टू एनआरटी के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हो गया पीबी इक्वल्स टू एनआरटी का पहला, डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, ये आप इस फॉर्म में आप समझ सकते हो, ठीक है। पहला तो ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में हो गया। जैसे हम अगर बात किए, दूसरा फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया इसको लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू, अच्छा मोल को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इंटू आर टी। अच्छा मोल को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो उस गैसेस कंटेनर के अंदर 3 लाख एटम हो, तो 3 लाख अपॉन 6.022, तो ये हो गया मोल्स हो उस गैस के मोल्स। तो वही चीज मैंने लिखा, एन है 3 लाख और एन आपको पता ही है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू आर बाई एन ए, आर बाई
एन ए एवोगाड्रो नंबर इंटू टी। अच्छा, आर बाई एन ए को हम लोग एक नया कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है असल में? रियल गैस कांस्टेंट। और एन ए क्या है आपका? एवोगाड्रो कांस्टेंट, मतलब एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23। तो इससे एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आपको वैल्यू ही याद रहनी चाहिए। आर बाई एन ए को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां से आप बोल सकते हो पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को केबी से दिखाते हैं और टी। मतलब यहाँ पे देखो पीवी इज इक्वल्स टू टी एक नए फॉर्मेट में आ गया, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब पहले जहां हम लोग पीवी इज इक्वल्स टू इक्वेशन में हम लोग पुट करते थे मोल की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू जो है हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये दूसरा फॉर्मेट हो गया, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। मतलब अगर आपको बोला जाए कि कंटेनर में 5 मोल मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब आपको लिखना है 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आपको यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और k भी तो आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर होता है, और p भी आपको पता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपका दूसरा फॉर्मेट हो गया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का। ठीक है, तो याद रखिएगा पीवी आर बाई एन ए को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, अगर आप लोगों को याद होगा तो 1.38 इंटू 10⁻23 ये होता है एसआई यूनिट में। ये एसआई यूनिट में होता है। इसकी यूनिट आई थिंक होती है न्यूटन मीटर पर केल्विन। केल्विन अगर टेम्परेचर को, अगर पीवी क्या हो गया? पीवी हो गया आपका न्यूटन न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। ये असल में जूल होता है ना। पीवी आपको अगर देखो तो वर्क के बराबर आता है। तो ये हो गया जूल अपॉन केल्विन। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज जूल अपॉन केल्विन में होता है। बाद में हम लोग जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बेटा आज ही देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आज ही मैं करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस तो आज ही करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आज यही वाला एक क्वेश्चन कर ही लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ये हो गया। ठीक है, दूसरा होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है समझिएगा। एक कंटेनर के अंदर मान लीजिए कि बहुत सारे गैसेस है, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, गैसेस का मिक्सचर है। तो ये बोलता है कि भैया टोटल प्रेशर जो वॉल पे एग्जर्ट होगा वो होगा प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए प्लस प्रेशर एग्जर्टेड बाई बी प्लस प्रेशर एग्जर्टेड बाई सी। तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली निकालो और तीनों का सम कर दो तो टोटल प्रेशर इतना लग रहा होगा वॉल पे। यही आपका डाल्टन्स ने बोला, कोई बड़ी बात नहीं बोली। हाँ एक्चुअली ऐसा ही होगा, क्योंकि तुमने जो गैसेस का जो ए गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर, बी गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर, सी गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। तो टोटल प्रेशर वॉल्स पे कितना लग रहा होगा वो इन तीनों के पार्शियल प्रेशर, इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर के बराबर बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ये हम लोग हमारा होता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या, मान लो एक मिक्सचर है तो उसमें ए का जो प्रेशर होगा डेट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का जो प्रेशर लगा रहा होगा, बी इंडिविजुअली जो प्रेशर लगा रहा होगा डेट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। यही तो मैंने लिखा, टोटल प्रेशर ऑफ गैस। अगर मैं इसको एक इंडिविजुअल गैस मान लूं तो उसका मतलब कि तीनों को नहीं, तीनों को मान के ये एज्यूम कर लूं तीनों एक ही गैस है, तो उसका टोटल, उस गैस का, एक हाइपोथेटिकल गैस का टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वो तीनों के प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री की ओर मूव करते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ मिक्सचर के लिए कुछ चीजें पूछता हूँ। जैसे मान लो कि अब हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर में ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है। मैं 3 के लिए करा रहा हूँ, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। अच्छा, अगर इस गैस की बात की जाए तो एन ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मतलब ये बोलने का मतलब है कि इन तीनों गैस को आप 3 अलग अलग गैस मत मानो, एक हाइपोथेटिकल एक सिंगल गैस मान लो। तो उस हाइपोथेटिकल गैस का मोल आप क्या मानोगे? मान लो कि इस हाइपोथेटिकल गैस का मतलब जो गैस ए है इसका मोल Na था, गैस बी का मोल Nb था और गैस सी का Nc था। तो मिक्सचर ऑफ एक हाइपोथेटिकल गैस जो माना है आपने, उस गैस का मोल कितना होना चाहिए? तो मोल का जो उस हाइपोथेटिकल गैस का जो मिक्सचर का जो हाइपोथेटिकल गैस का जो मोल होगा वो हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। ये आएगा कहाँ से भैया? ये आपका आ जाएगा किससे? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से। उससे सॉल्व कीजिएगा,
एन की वैल्यू पी वी जो आर टी से लिखिएगा, टेम्परेचर सभी गैस का सेम मान लीजिएगा तो कट जाएगा, और एन ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये तीन चीजें आ जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ये चीजें प्रूव भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, अगर एक बात बोला जाए कि अगर आपको बोला जाए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मतलब आप एक तीनों को अलग अलग गैस ना मान के एक हाइपोथेटिकल गैस मान लो, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, तो उसका आप उसको आप निकालने की कोशिश करो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, एम टोटल ऑफ गैस, एम टोटल ऑफ गैस अपॉन एन टोटल ऑफ गैस। मतलब इसको आप बोल सकते हैं एम ऑफ मिक्सचर अपॉन एन ऑफ मिक्सचर, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको मैं प्रूफ भी करवा सकता हूं, लेकिन उतना कोई प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हो, तो मैं इसको डायरेक्टली बस आपको बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मैं जब बाद में इस ये सब चीजें यूज आए तो आपको पता ही ना रहे, क्या पहली बार सुन रहे हैं भैया। बहुती की केमिस्ट्री तो वो ऐसी होती है कि दुखती रख पे हाथ रखना जैसा हो गया, कि केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री बोल दो तो उसको बुखार आ जाता है, तो वही बातें बताना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, तो एम ऑफ मिक्सचर अपॉन एन ऑफ मिक्सचर, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, एक क्वेश्चन ही दे देता हूं, आप बताइए मुझे कि एक कंटेनर है, इसमें आपका ए बी सी तीन गैस है, पहले का मोल है Na, दूसरे का मोल है Nb और तीसरे का मोल है Nc। इसका मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल Ma और इसका मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल Mb और इसका मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल Mc। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आपको बताना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा ये आपको बताना है। एक बार बताइए मुझे कितना होगा, बस 1 मिनट से भी कम का टाइम है, आप बताइए। तो कुछ नहीं होगा, एम टोटल अपॉन एन टोटल, तो एम टोटल कितना हो जाएगा, पहले वाले का टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो हो जाएगा एन ए इंटू एम कैपिटल एम ए कैपिटल एम ए प्लस दूसरे वाले का इसी तरीके से क्या हो जाएगा एन बी इंटू कैपिटल एन बी कैपिटल कैपिटल एम बी प्लस तीसरे का हो जाएगा एन सी इंटू कैपिटल एम सी अपॉन टोटल मोल, मिक्सचर का मोल कितना हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एम टोटल अपॉन एन टोटल, आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एम ऑफ मिक्सचर टोटल मास ऑफ मिक्सचर, इस गैस ए का मास हो गया, ये गैस बी का मास हो गया, गैस सी का मास हो गया, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर हो गया, इससे आप निकाल सकते हो। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आपको पता चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक आप लोग निकाल लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन बस ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो कि तीन गैस दे दिया इसी तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस गैस का डेंसिटी रो 1 है, इस गैस का डेंसिटी रो 2 है, इस गैस की डेंसिटी रो 3 थी, तीनों को मिलाया गया, तीनों का टेम्परेचर सेम था भैया, इनका मास था Ma, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मोल था, अगर मैं इसकी मोल की बात करूं, इसका मोल था Na, इसका मोल था Nb और इसका मोल था Nc, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है वही Ma कैपिटल Ma, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है Mb और इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है Mc। तो आपको बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ये आप बताइए, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आप बताइए, जल्दी से बताइए, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये सब मतलब मान लो केमिस्ट्री का पार्ट है और कुछ है नहीं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कई लोग भाग गए, पहले 10-12 बच्चे थे, फिर सोचे साला क्या पढ़ा रहा है, भागो, मतलब थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, हमें थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सब बच्चे भाग गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे तो देखो सबको लेके चलना पड़ेगा, कोई अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो सिंपल सी बात है कि भाई कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहिए, हमें तो सारे बच्चों को लेके चलना पड़ेगा।
कुछ नहीं होगा। अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से देखो तो अगर पी टोटल ऑफ गैस जो देखोगे, पी ऑफ मिक्सचर लिखोगे, पी ऑफ मिक्सचर अगर देखोगे तो वो लिख सकते हो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस मतलब पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, पी ऑफ सी। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन मॉलिकुलर वेट, अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू प्रेशर, इज इक्वल्स टू प्रेशर। अगर आपको याद होगा तो P इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन आर टी होता था डेंसिटी, तो ये हम लिख सकते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पी ऑफ मिक्सचर को लिख सकते हो रो ऑफ मिक्सचर इंटू रो ऑफ मिक्सचर इंटू आर इंटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर टी ही मान लो, तीनों टेम्परेचर मैंने बोल रखा था। ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू पी ऑफ में पी, इसको क्या लिख सकते हो रो ए इंटू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, कितना लिखोगे एम ए प्लस ऑफ रो बी आर टी अपॉन एम बी प्लस रो सी इंटू आर टी अपॉन एम सी। अच्छा, मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर तीनों का गैस का अगर टेम्परेचर अलग अलग की दिए होते तब मिलाए होते तब आपसे डेंसिटी पूछा होता, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। पहले तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन जो कि मैं लास्ट में करवाऊंगा उसके थ्रू तीनों गैस को मिलाने पर, जैसे याद होगा कि तीन अलग अलग लिक्विड्स, अगर आपको कैलोरीमेट्री याद होगा, तीन अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग टेम्परेचर पे उनको मिलाते हैं तो उनका वो तीनों जो लिक्विड्स होता है वो एक टेम्परेचर पे आता है। तो पहले आपको इन तीनों गैस अगर अलग अलग टेम्परेचर पे दिया जाता है तो उनको जब मिलाते तो तीनों कौन से कॉमन टेम्परेचर पे आएगा वो टेम्परेचर आप निकाल लीजिए, उस टेम्परेचर के रेफरेंस में आप निकालिए तो आपका वही आंसर आएगा। समझ रहे मेरी बात को, लेकिन कुल मिला के आपका टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो पहले आपको टेम्परेचर निकालना पड़ता, उसके बाद आप करते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो टी ऑफ मिक्सचर में क्या लिखते हैं, टी ऑफ मिक्सचर में वो जो कॉमन टेम्परेचर तीनों को मिलने के बाद होता है और तीनों का टेम्परेचर उस टेम्परेचर का डेंसिटी लिखते हैं, मतलब इसका कुछ टेम्परेचर T1 T2 T3, तो यहाँ पे T1 T2 T3 लिखते हैं और सिंपल सी बात है यहाँ पे टी लिखते हैं, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट की चलो अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस भी करा दी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, यही सेम क्वेश्चन, इसी तरह का इसी वेरिएशन का सेम क्वेश्चन पिछले बार जेई एडवांस में आया हुआ है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर कुछ भी बोल रहा है, इस इतने हल्के पार्ट से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा वेरिएशन था। अब उसी वेरिएशन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूँ कि एक मान लो कंटेनर है, बहुत लंबा कंटेनर है, जितना लंबा आप जूम कर सकते हो उतना लंबा कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर, बहुत लंबा कंटेनर है, आप जितना लंबा जूम कर सकते हो उतना ऊंचा तक है। इस कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो टी है, टी कांस्टेंट है भैया थ्रू आउट द, ऐसा नहीं है कि नीचे अलग टेम्परेचर है, ये जमीन पर रखी हुई है, बहुत ऊंचा तक कंटेनर है, ठीक है। और ये आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका रेडियस आपको आर दे रखा है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसका रेडियस आर दे रखा है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बोला है कि आपको मानना है कि थ्रू आउट द है वो टेम्परेचर सेम है और जी जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशन आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो अर्थ के सरफेस से हम अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जी की जो वैल्यू होती है वो भैया घटती जाती है, समझ रहे हो, जी का भी वेरिएशन आता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इस कंटेनर के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो आपको बताना है, अच्छा आपको बताना है प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई। वाई क्या है भैया, ये मान लो कि अर्थ की सरफेस से यहां से वाई डिस्टेंस पे, डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। चलिए कीजिए इसको।
अच्छा, इसके अंदर जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको mw दे रखा है। चलिए, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको mw दे रखा है। इसकी इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका वो हमको mw दे रखा है। चलिए कीजिए अब। हुआ आप लोगों से? ट्राई कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, अर्थ की सरफेस पे प्रेशर क्या मान लीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर आप पी नॉट मान लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सरफेस क्या, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर मान लीजिएगा पी नॉट है। ऊपर जाने प्रेशर बढ़ेगा घटेगा क्या, आप वो सोचिए। मतलब आपको ये भी दे रखा है, यहाँ का प्रेशर जो बॉटम पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी नॉट दे रखा है। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। यही सेम चीज आपको ना नॉर्मल इसके लिए बोल दिया जाता, नॉर्मल अर्थ के लिए बोल दिया जाता कि आप ये मान लीजिए कि अर्थ है, ये कंटेनर ना दे के अर्थ बोल दिया जाता। तो उस केस में भी यही करते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। देखते हैं। देखो, यहाँ से y डिस्टेंस पे गए, समझना मेरी बात को, और एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, दैट एलिमेंट इज dy। अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? मुझे याद है कि ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है। कोई बात नहीं, इसको हम लोगों ने dy बोला था। मान लेते हैं कि नीचे का, इस एलिमेंट के जस्ट नीचे प्रेशर P है और ऊपर का प्रेशर है P प्लस dp। अब कई बोलेगा सारा प्रेशर घटता है तो माइनस में क्यों नहीं लिया? अब dp की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है कि ये। अच्छा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस वाला जो एरिया है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट कैसा दिख रहा होगा? ये एलिमेंट ऐसा दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। मतलब ये एलिमेंट ऐसा दिख रहा होगा, मतलब समझो कि मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप का तो है, इतना मोटा शेप है, और डीपी dy की थिकनेस है। तो एक बात बताओ, इधर से ये इस वाले एलिमेंट पे जो प्रेशर लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, वो ले रहा होगा P इंटू पाई आर स्क्वायर। और ऊपर से जो ये फोर्स लगा रहा होगा इस पे, ये जो इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज P प्लस dp इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, और कोई फोर्स बचा क्या? हाँ भैया, mg भी तो बचा। तो मान लेते हैं यहाँ की डेंसिटी रो है, तो यहाँ पे इस पे मास ग्रेविटी का भी फर्क पड़ेगा। तो ग्रेविटी का फर्क कितना पड़ेगा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो तो दिस इज मास, इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हो गया मास इंटू जी। तो अगर फोर्स बैलेंस करवाया जाए तो आप लिख सकते हो कि एक ही डायरेक्शन का फोर्स, तो इसको लिखोगे P प्लस डी पी इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ ये वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे, mg वाला जो फोर्स है ये भी नीचे ही लगेगा और ये भी नीचे ही लग रहा है। तो इसको लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू जी इज इक्वल्स टू P इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए,
तो यहाँ से देखिए जो आपका प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा, मतलब डीपी की जो वैल्यू आएगी, वो डीपी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ध्यान से देखो, डेंसिटी इंटू जी इंटू डी वाई, ये आएगा ना, माइनस के साथ, ये माइनस के साथ। तो देखो डीपी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब हमने जो माना सही है, क्योंकि डीपी ऊपर जाने प्रेशर घटता है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन आर टी। तो इसके जगह आप डेंसिटी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो प्रेशर के टर्म में, तो ये हो गया डीपी इज इक्वल्स टू, डीपी इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट आपको एम दे रखा था, एम डब्ल्यू दे रखा था, इंटू आर टी इंटू जी इंटू डी वाई। अब पी को पी के साथ ले आओ, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, अच्छा एक माइनस भी दे रखा है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, दिस इज dp by p is equals to minus of what, mwg by rt इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन। अच्छा मान लो कि तुमको ग्रेविटी का इफेक्ट लेना पड़ता, मतलब कि जी पे वेरिएशन लेना पड़ता, तो जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई आपको पता रहता है क्या, ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो ले लेते। अगर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वाई कुछ दे रहा होता, मान लो कि टेम्परेचर भी वाई के साथ चेंज हो रहा होता, उसका फंक्शन आपको पता रहता, तो वहां पे आप इस फॉर्मेट में आप इस दोनों को पुट कर देते। लेकिन जबकि आपको बोल रखा है टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट होता ही, और आपको बोल रखा है कि ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट, मतलब ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना है, तो भैया ये भी कांस्टेंट हो गया, 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 सभी को बाहर ले आइए। तो यहां से जब आप प्रेशर की वैल्यू निकालिएगा, दिस इज पी नॉट इंटू ई टू डी पावर। अब क्या मानिएगा, y इज इक्वल्स टू जीरो पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, मैंने मान लिया था, और y इज इक्वल्स टू वाई पे प्रेशर p है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो दिस इज पी नॉट इंटू एम डब्ल्यू इंटू जी बाई आर टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर में आया था 2019 या 20 में, ठीक है। अच्छा वाई भी आएगा, सॉरी यहाँ पे वाई भी आएगा कैपिटल, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो ये आपका प्रेशर का वेरिएशन हो जाएगा। तो कितने लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। इसी सेम क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता था भाई कि एक बात बताओ कि अगर यही एटमॉस्फेयर में उड़ा था तो पी नॉट की जगह पी एटीएम आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई। अच्छा डेंसिटी के बारे में आपको बोले, डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई बताए, तो डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी होता है किसी भी पॉइंट का डेंसिटी हो जाएगा प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर टी। तो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई पता है, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी आप इस जगह पुट कर दीजिए, तो आपको डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई पता चल जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा पी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उस इनिशियल डेंसिटी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा डेंसिटी इंटू रो नोट आप इनिशियल जो पी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो पर जो डेंसिटी है उसको हम लोग रो नोट बोल देते हैं, तो रो नोट इंटू वही ई टू दी पावर जो भी हम लोगों ने लिखा है मसाला, वही हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये आपका आ जाएगा। अच्छा एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सोचिएगा। यह अगर आपसे हमसे पूछ लिया जाता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ वाई बताइए, यही क्वेश्चन आया हुआ था। एन बाई वी, कैपिटल एन बाई वी, अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो आप सोचिए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बताइए एज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो ये कैसे निकालते हैं, बताना जरा मुझे।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ दिक्कत है ही नहीं, मुझे लगता है। आपको याद है प्रेशर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का एक नया फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो दिस इज पीवी इक्वल्स टू कैपिटल एन के बी इंटू टी, अगर आपको पता हो। तो यहाँ से एन बाई भी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर तुम देखो तो एन बाई भी इज इक्वल्स टू के बी इंटू टी, सॉरी पी इंटू पी बाई के बी इंटू टी, के बी इंटू टी बाई टी, के बी इंटू टी, ये आप लिख सकते हो। तो अगर एक बात बताइए, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई आप लोगों ने निकाल रखा है, इसको पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई आप लोगों ने निकाल रखा है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो एनवी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ। बेटा देखो एक बात समझना, ये कंटेनर जो होता है, ये कंटेनर ये बहुत बड़ा है, मैंने क्या बोला, बहुत बड़ा है, तो हम इस चीज में कंसिडर कर रहे हैं, समझना मेरी बात को। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है, वो डेंसिटी होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये बात आपकी सही है। लेकिन जब कंटेनर बहुत बड़ा हो जाएगा तो वेट का इफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ डेंसिटी में वेरिएशन आ जाएगा, वही चीज को मैंने कंसिडर किया है, समझ रहे हो। असल में डेंसिटी में वेरिएशन किसके कारण आ रहा है, ये जो वेट के कारण आ रहा है। ये मैं वाई जो है बहुत बड़ा ले रहा हूँ, ये मान के चलो कि कंटेनर अब आपका अगर बहुत छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंटेनर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, वेट का इफेक्ट तो पड़ेगा ना गैस के, उसी के कारण मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, मतलब आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर है, मतलब एक कंटेनर ऐसे करके, मतलब एक ये समझो कि दिस इज अ कैपिलरी, इस कैपिलरी के अंदर गैस भरा हुआ है, जिसकी इस कैपिलरी के अंदर गैस भरा हुआ है। अच्छा, उस गैस को, इस कैपिलरी को हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप, अच्छा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो एरिया ये ए दे रखा है, इस गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है, इस गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये एम नॉट दे रखा है, इस गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एम नॉट दे रखा है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो टी दे रखा है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। अच्छा ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये पी नॉट दे रखा है, मतलब एक्सिस के पास जो प्रेशर है पी नॉट दे रखा है, तो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई आपको बताना है। ये वाई मतलब वाई जो है एक्सिस से डिस्टेंस है, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। ये आप सोच के आइएगा, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई, सब कुछ निकाल लीजिएगा, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया तो डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकल जाएगा, समझ रहे हैं। इसको निकाल के आइएगा एक बार, बहुत फेमस क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है जो बहुत ज्यादा लंबा है, उसमें क्या किया हमने, आइडियल गैस भर रखा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट, यही सेम क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, बहुत लंबा सिलेंडर है, इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट है गैस का उसका m दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, इसको क्या दे रखा है कि इसको जहां पे हमने रखा है उसमें g की जो वैल्यू है, g की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, क्या है, मतलब वो g जो है आपका वेरिएबल नहीं है, g की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये y आपको दे रखा है ऊपर की ओर, y बहुत लंबा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। अब ये दे रखा है कि गिवन डेट, अब ये बोल रखा है कि टेम्परेचर इस तरीके से वैरी कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो वाई के साथ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इस तरीके से चेंज हो रहा है कि आपका प्रेशर जो है पी जो है वो कांस्टेंट है, पी जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंटेनर, मतलब इस पूरे कंटेनर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, मतलब डेट इज डेल्टा टी डी टी बाई डी एक्स निकालना है, ये आप निकालिएगा। ये भी बहुत अच्छे बुक का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका क्या होगा, टेम्परेचर
पर यूनिट लेंथ में किस तरीके से चेंज हो रहा होगा ये आपको बताना। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि एक बहुत लंबा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका मतलब उसमें आपको मानना है कि जी कांस्टेंट है। इसमें क्या बोल रखा है कि प्रेशर थ्रू आउट द, इसमें कांस्टेंट है। ये कैसे कांस्टेंट हो सकता है? टेम्परेचर अब चेंज हो रहा है वाई के हिसाब से, ठीक है। तो आपसे ये सर अगर फोर्स पर यूनिट सर अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ एरिया, आप कौन सी फोर्स की बात कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप अलग से पूछ लीजिएगा मुझसे। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है थ्रू आउट द सिलेंड्रिकल वेसल, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप ये बताइए कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा एक बार, प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखिएगा। प्रेशर का जो एक्सप्रेशन जब आप लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? जब प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन लिख के जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से लिखिएगा। तो डीपी की वैल्यू आएगी, डीपी की वैल्यू किसी के टर्म में आएगी तो वहां से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन दोनों को पहले डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद बैरोमीटर पढ़ा के, उसके बाद नया मैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। मतलब कल के नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा 2 घंटे का होगा, मतलब क्योंकि बिना 2 घंटे लिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही डायरेक्टली पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा जो करा दिया गया। अभी यहाँ हीट का अभी पार्ट 3 भी आएगा जिसमें कि मैं कैलोरीमेट्री और कंडक्शन और रेडिएशंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो संडे को कराऊंगा, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा।